आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेरीन इकोसिस्टम की। मेरीन इकोसिस्टम्स कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन ओशंस। तो ओशंस जो हैं वो मेरीन इकोसिस्टम है। अगर मेरीन इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें एवरेज साल्ट की कंसनट्रेशन होती है 3%। ओशन ने, अगर ये आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि एवरेज साल्ट कंसनट्रेशन की परसेंटेज क्या है मेरीन इकोसिस्टम में। उसके अलावा ये भी MCQ पूछा जा सकता है कि ओशन जो है वो अर्थ का कितना फ़ीसद हिस्सा जो है वो कवर करते हैं, ये कितना हिस्सा कवर करते हैं? तो वो तकरीबन 3/4 सरफेस जो है वो कवर करते हैं अर्थ की, यानी कि ओशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैला हुआ है। उसके बाद अगर बात करें मेरीन इकोसिस्टम में तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑन द अर्थ टेक प्लेस बाय एवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। अब हम देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं किसकी वजह से होती हैं? ये पानी आबी बुखारात की वजह से जो हवा में चला जाता है उसके बाद जो है बारिश होती है। तो वो एवेपोरेशन ऑफ जो वाटर है वो कहाँ से होती है? वो सी वाटर से होती है। तो जो सी वाटर है वो एवेपोरेट होता है और जिसके नतीजे में बारिश होती है। उसके बाद आगे बताया हुआ है कि ओशन टेम्परेचर जो है ये वर्ल्ड क्लाइमेट पे और विंड पैटर्न पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। उसके बाद मेरीन एल्गी जो है ये बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोपोर्शन में जो है ऑक्सीजन सप्लाई कर रही होती है, दुनिया को ऑक्सीजन जो है सप्लाई कर रही होती है मेरीन एल्गी। और ये जो एल्गी है ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को ह्यूज अमाउंट में कंज्यूम करती है और फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन को सप्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद आगे बताया हुआ है कि जो मेरीन कम्युनिटीज़ हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेप्थ एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम शोर। तो ये जो साहिल से उसकी डेप्थ और उसके डिस्टेंस के ज़रिए ये डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं। अब यहाँ पे कुछ जोन्स हैं जो आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा ये आपसे लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है, फर्स्ट जोन है फोटिक जोन। अब फोटिक जोन हम किसको कहते हैं? द ओपन वाटर ऑफ ओशन वेयर लाइट कैन पेनिट्रेट इज कॉल्ड फोटिक जोन। कि अब वो ओपन वाटर, वो ओशन का ओपन वाटर जहाँ पे लाइट आसानी से पेनिट्रेट कर रही हो उस जोन को हम कहते हैं फोटिक जोन। ये कुछ नाम दे दिए गए हैं कि जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट कर रही है, जहाँ पे लाइट नहीं पेनिट्रेट कर रही, या साहिल वाले इलाकों को कौन सा जोन कहा गया है, जो फ्लोर पे हैं उन्हीं के जोन में रखा गया है। तो ये कुछ नाम दिए गए हैं उसकी डेप्थ के हिसाब से, उसके डिस्टेंस के हिसाब से। अब यहाँ पे फोटिक जोन की हमने बात की, इसमें फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश स्पीशीज़ पाई जाती है। अब ए फोटिक जोन, अब ए नाम आ गया है तो इसका मतलब है कि बिलो द फोटिक जोन, जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही उस तरह के जोन को हम कहेंगे ए फोटिक जोन। और ये गहरे होते हैं। ओशन इज़ मच डीप, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द ओशन इज़ विदाउट ऑफ लाइट। तो इसलिए क्योंकि ये डीप होते हैं तो इसलिए यहाँ पे लाइट आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर सकती। यहाँ पे बहुत थोड़ी अमाउंट में लाइट प्रोड्यूस होती है और ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है? कुछ इन्वर्टिब्रेट्स और लुमिनसेंट फिशेस की वजह से। अब ये जो फिशेस हैं इनमें लैट्रन फिशेस आ सकती हैं। इनमें एक कुछ स्पेशल सेल होते हैं, उनको फोटोसाइट्स कहते हैं, वो लाइट इमिट करते हैं तो उसकी वजह से उनको थोड़ी सी लाइट मिलती है। उसके बाद थर्ड पे बताया हुआ है इंटरटाइडल जोन का। इंटरटाइडल जोन हम कहते हैं द शैलो जोन वेयर लैंड मीट्स वाटर। इंटरटाइडल जोन उसे कहा जाता है कि वो जोन जो लैंड के साथ मीट करे। द शैलो जोन वेयर लैंड मीट्स वाटर, यानी कि हम देखते हैं कि पानी जब मीट कर रहा होता है ज़मीन के साथ तो उस वाले एरिया को हम इंटरटाइडल जोन कहते हैं। यहाँ जहाँ से ओशन जो है, जहाँ से साहिल जो है वो मीट करता है किसी भी लैंड वाटर के साथ, तो उस तरह के जोन को इंटरटाइडल जोन कहा जाता है। इसमें ब्राउन और रेड एल्गी पाए जाते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है नेर्टिक जोन। नेर्टिक जोन में क्या है कि द शैलो रीजन्स ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्व्स बियॉन्ड द इंटरटाइडल जोन इज कॉल्ड नेर्टिक जोन। तो नेर्टिक जोन हम कह रहे हैं कि बेसिकली कॉन्टिनेंटल शेल्व क्या होता है कि सबमर्ज अंडर एन एरिया ऑफ रिलेटिवली शैलो वाटर, यानी कि जो शैलो वाटर होता है, हमने शैलो वाटर की लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो वो जो शैलो वाटर होता है उसके नीचे जो एरिया है, उसके नीचे जो आप कह लें सबमर्ज एरिया है, जो डूबा हुआ एरिया है शैलो वाटर की, यानी कि सतह, शैलो हम कह रहे हैं सतह पे जो है उसके नीचे जो एरिया डूबा हुआ है उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्व्स। ठीक है, तो द शैलो रीजन्स ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्व्स बियॉन्ड द इंटरटाइडल जोन इज कॉल्ड नेर्टिक जोन। तो इस तरह के एरिया को हम नेर्टिक जोन कहते हैं। नेक्स्ट ओशनिक जोन किसको कहा जाता है? द जोन बिलो द कॉन्टिनेंटल शेल्व रीचिंग वेरी ग्रेट डेप्थ। तो ओशनिक जोन हम कहते हैं कि
ये नेटिक जोन से भी बिलो होगा, यानी कि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ से भी डेप्थ में होगा। तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के भी ग्रेटर डेप्थ में एरिया होगा उससे हम ओशनिक जोन कहते हैं। नेक्स्ट आता है पेलाजिक जोन। पेलाजिक जोन हम कहते हैं जो ओपन वाटर है किसी भी डेप्थ में, यानी कि अब ये ओशनिक जोन से भी नीचे चला जाएगा। तो ओपन वाटर ऑफ एनी डेप्थ इज कॉल्ड पेलाजिक जोन। नेक्स्ट बेंथिक जोन। बेंथिक जोन हम कहते हैं जो ओपन वाटर है सी फ्लोर में, यानी कि जो बिल्कुल ही सी के फ्लोर पे हो वाटर, उससे हम कह रहे हैं कि वो बेंथिक जोन में आता है। आगे ह्यूमन इम्पैक्ट्स और ओशन के, अगर ह्यूमन की बात करें उसका क्या रोल है ओशन में, उसकी वजह से ओशन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। प्रॉब्लम्स इस तरह से कि वो उसको पोल्यूट कर रही हैं, यानी कि ह्यूमन हार्वेस्ट ओशन हैविली, दे डंप वेस्ट इन इट। क्या करते हैं ह्यूमंस, अपना जितना भी डंप वेस्ट है, जितना भी कूड़ा क्रिकेट वगैरह होता है वो जाके ओशन में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ओशन जो है वो हाईली पोल्यूट हो रहा है। और ये बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से ओशन की स्टडी भी नहीं सही कर पा रहे, क्योंकि उससे इफ़ेक्ट इतना ओशन हो गया कि हम उसको जो रियलिस्टिक हम चीज़ स्टडी करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाते उस गंद की वजह से। तो इसकी वजह से जो सी फूड है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। जैसे हम कह रहे हैं वेल्स है, डॉल्फिन्स और मेरीन मैमल्स जो हैं उनकी वो बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन में चले गए हैं। तो इसकी वजह से जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वो पोल्यूट हो गए हैं, ह्यूमन ने इस ओशन को बहुत ज़्यादा पोल्यूट किया है। तो अब यहाँ पे ये मेरीन इकोसिस्टम, ये एक सी शो किया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है इंटरटाइडल जोन, लिटोरल जोन। इसके नीचे देखिए यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ मौजूद है। तो उसके बाद इंटरटाइडल जोन के बाद हमारे पास नेरेटिक जोन है, देन ओशनिक जोन है, फिर उसके नीचे हमने डेप्थ की बात की तो पेलाजिक जोन आ जाता है। पेलाजिक जोन के बाद आगे उससे भी डेप्थ में अगर सी फ्लोर की बात करें तो वहाँ पे बेंथिक जोन आता है। और यहाँ पे 40 को और A40 की बात करें तो ये जो 40 जोन है जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट कर रही होती है, जो सतह पे होते हैं उसको 40 जोन कहते हैं, जो उससे गहराई में होते हैं, डेप्थ में होते हैं, उन्हें A40 जोन कहा जाता है और इन्हें अबाइसल जोन भी बोलते हैं। अब आगे एस्ट्रीज की बात करें, ये भी अक्सर MCQs में पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। एस्ट्रीज क्या होती हैं? एस्ट्रीज इकोसिस्टम अब क्या है? द एरिया वेयर आ फ्रेश वाटर स्ट्रीम और रिवर मर्ज विद द ओशन इज़ कॉल्ड एस्ट्री। वो एरिया जहाँ पे कोई फ्रेश वाटर रिवर या स्ट्रीम किसी भी ओशन के साथ मिलती है, यानी कि जहाँ पे ये समुंदर है, कोई भी स्ट्रीम समुंदर नहीं, कोई दरिया है, वो समुंदर के साथ जब मिल रही होती है तो उस पॉइंट को हम एस्ट्रीज बोलते हैं। कि द एरिया वेयर फ्रेश वाटर रिवर मीट्स विद द सी और ओशन इज़ कॉल्ड एस्ट्रीज। इट इज़ कम्पोज ऑफ इंटरटाइडल साल्ट मार्शेस। बेसिकली मार्शेस की अगर बात करें ना तो मार्शेस हम दलदल को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरटाइडल साल्ट मार्शेस होती हैं, यानी कि यहाँ पे फ्लडेड वाटर होता है, टाइड्स होती हैं, यानी कि पानी जो है उसका बहाव होता रहता है। सैलिनिटी वेरीज विद इन एस्ट्रीज फ्रॉम फ्रेश वाटर टू ओशन। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही फ्रेश वाटर ओशन के साथ मिल जाता है तो जो भी साल्ट की कंसनट्रेशन होती है वो भी उस फ्रेश वाटर में शामिल हो जाती है। उसके बाद आगे ये एक डेली लाइफ, ये इसका डेली साइकिल है कि इसे राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स, यानी कि इसमें टाइड जो लहरें होते हैं उनका उतार चढ़ाव होता रहता है डेली बेसिस पे। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रिवर इन रिच एस्ट्रेन। Thus the estuaries are the one of the most biologically active environment on the earth। क्योंकि रिवर्स में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे इन रिच न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो इसलिए जो एस्ट्रीज होती हैं इनको बायोलॉजिकली एक्टिव इन्वायरमेंट कहा जाता है अर्थ पे, कि ये बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर मिल रहा होता है सी के साथ, तो ये यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। उसके बाद आगे इम्पोर्टेंस क्या है एस्ट्रीज की, तो यहाँ पे साल्ट मार्श ग्रासेस हैं, कुछ एल्गी फाइटोप्लैंक्टन जो हैं ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं जो कि एस्ट्रीज में पाए जाते हैं और ये इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ये वर्म्स, ऑयस्टर, क्रैब्स, फिश स्पीशीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं और ह्यूमन इन एनिमल को कंज्यूम करते हैं। सेकंड पॉइंट पे बताया हुआ है कि जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं, फ़िश हैं, वो इन एस्ट्रीज को यूज़ करते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए, यानी कि इस तरह ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए होता है कि जब इन्होंने ब्रीडिंग करनी होती है तो ये क्या करते हैं कि ओशन से ये जो फ़िशेज़ हैं ये माइग्रेट करके फ़्रेश वाटर में आ जाती हैं और ये वहाँ पे एस्ट्रीज़ में आके अपना ब्रीडिंग प्रोसेस करती हैं। थर्ड पॉइंट भी बताया हुआ है कि ये एस्ट्रीज़ जो हैं ये इंपॉर्टेंट फीडिंग एरियाज़ में हैं सेमी एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स। सेमी एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स कहते हैं कि जो ना ज़्यादातर पानी में रहते हैं ना ज़्यादातर लैंड में रहते हैं, ये सेमी एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं। तो उसके लिए फीडिंग एरिया है कि यहाँ पे ये अपनी खुराक तलाश करते हैं, यहाँ से अपना जो है जो भी इन्होंने कुछ खाना होता है वो इन एस्ट्रीज से खाते हैं।
उसके बाद फोर्थ पॉइंट में बताया हुआ है कि एरियाज़ ऑफ एस्ट्रीज आर इम्पोर्टेंट लोकेशन ऑफ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट। तो अगर हम देखें एस्ट्रीज़ का, तो यहाँ पे जो है ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के हिसाब से भी ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है कि यहाँ पे रिहाइश भी हो सकती है, कोई भी कमर्शली कोई भी रिहाइश के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लोग जो है यहाँ पे अपनी रेजिडेंस भी बना रहे होते हैं। सो जो एस्ट्रीज़ हैं रिसीविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ पोलूटेंट्स, तो ये जो एस्ट्रीज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा पोलूटेंट होती है, क्योंकि ये कमर्शली और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिहाज से हम बात करें कि यहाँ पर ये कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी हो सकती हैं, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोल्यूशन रिसीव होता है। तो अब हमने देख लिया है एस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस, एस्ट्रीज़ क्या होती हैं। उसके अलावा हमने मेरीन इन्वायरमेंट में जो जोन्स हैं उनको भी डिस्कस कर लिया है कि मेरीन इकोसिस्टम में किस टाइप के जोन्स होते हैं। तो हमने 7 टाइप के जोन्स के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे।